वर्णोत्कर्षी वर्णोत्कर्षी विस्थापन वर्णोत्कर्षी विस्थापन को देखते हैं। और एक होता है वर्णापकर्षी, एक होता है वर्णोत्कर्षी, एक होता है वर्णापकर्षी विस्थापन। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वर्णापकर्षी विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णोत्कर्षी विस्थापन, इसमें क्या होता है, यदि किसी यौगिक अब यौगिक जो होता है उससे दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो सकता है। तो जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, जैसे एसिटिक समूह, CH3COO, एसिटिक समूह प्रतिस्थापित होता है, मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापित का मतलब ये है कि कोई यौगिक है, समझ लो जैसे कि H2O को ही ले लेते हैं, H2O है तो ये एक यौगिक है, लेकिन जब इसका प्रतिस्थापन होगा तो ये H और OH में टूट जाएगा। ठीक है, तो अलग होना, यौगिक का तत्वों में टूटना प्रतिस्थापन कहलाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्रतिस्थापन से तात्पर्य यही है। तो यहाँ ये बोला गया है जैसे एसिटिक समूह प्रतिस्थापित होता है तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण बैंड आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। बैंड कुछ इस प्रकार से रंगों का अलग अलग वो होता है, डिफ्रेंशिएट किया होता है रंगों को। ठीक है, तो इसे अवशोषण बैंड कहते हैं, अवशोषण बैंड। तो अवशोषण बैंड जो होता है वो, देखो तरंग दैर्ध्य भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो छोटी तरंग दैर्ध्य और एक बड़ी तरंग दैर्ध्य। बड़ी तरंग दैर्ध्य से मतलब ये नहीं कि उसे बड़ा बनाना है, समझ रहे हो, जिसमें उसके दो शिखरों की जो लंबाई है, दूरी है, बहुत कम होती है, वो छोटी तरंग दैर्ध्य, और जिसमें उसके दो शिखरों के बीच की दूरी अधिक हो तो वो बड़ी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी तरंग दैर्ध्य है और ये छोटी तरंग दैर्ध्य है। तो इसमें ये बोला गया है छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर, छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, विस्थापित हो जाता है। अब विस्थापन से तात्पर्य क्या है कि यदि कोई तत्व है या कुछ भी पदार्थ है, जैसे कि तत्व ही समझते हैं, यदि कोई तत्व है वो अपने स्थान पर है और अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर चला जाए, वो जो तत्व है वो किसी अन्य स्थान पर चला जाए तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर चले जाना, ये होता है विस्थापन। जबकि प्रतिस्थापन क्या होता है, वो अपने तत्वों में यौगिक से तत्वों में टूटना कहलाता है प्रतिस्थापन, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना विस्थापन। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से लिखना कैसे है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है कि लिखना कैसे है ना? तो यहाँ ये समझना, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे एसिटिक समूह
प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है तो अवशोषित बैंड, तो अवशोषण बैंड छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है, छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। अवशोषण बैंडों का इस प्रकार छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर प्रतिस्थापन को वर्णोत्कर्षी विस्थापन या नीला विस्थापन कहते हैं, या नीला विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा देखें, इसी में नहीं, मतलब दूसरा ये हो गया वर्णोत्कर्षी। उसी प्रकार से वर्णापकर्षी विस्थापन। तो वर्णापकर्षी विस्थापन को लाल विस्थापन भी कहा जाता है, लाल विस्थापन। इसमें बोला गया है कि यदि किसी यौगिक, इस चीज को देखना, देखो अब इसको देखना, यदि किसी यौगिक, इसी को ना, इसको देखना, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे बॉन्ड OH, बॉन्ड CH3, बॉन्ड NH2, समझ रहे हो, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2 समूह प्रतिस्थापित हो जाता है तो, प्रतिस्थापित हो जाता है तो, अब देखो ये भी प्रतिस्थापित हुआ है, प्रतिस्थापित हो जाता है तो अवशोषित बैंड, अवशोषण बैंड, या फिर अवशोषित बैंड भी बोल सकते हैं, अवशोषण बैंड बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर, बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अब समझ में आ गया होगा। देखो वर्णापकर्षी विस्थापन, यदि किसी यौगिक, लिखना कैसे है, यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH2 समूह प्रतिस्थापित होता है तो अवशोषण बैंड बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अवशोषण बैंड का इस प्रकार बड़ी तरंग की ओर विस्थापन को वर्णापकर्षी विस्थापन या लाल विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये है वर्णोत्कर्षी और वर्णापकर्षी। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वर्णापकर्षी का उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें उदाहरण में ये बताया गया है कि उदाहरण के लिए यदि बेंजीन है C6H6 और बेंजीन में यदि एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर एल्किल समूह को जोड़ दिया जाए, यानी कि C6H5, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, उसके स्थान पर किसी एल्किल समूह यानी कि CH3 को जोड़ दिया जाए, तो CH3 को जोड़ने के पश्चात उसका जो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य होगा, मैक्सिमम जो तरंग दैर्ध्य होगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होगा वो इसका होगा 254 नैनोमीटर इसका, और 261 नैनोमीटर इसका होता है। ठीक है, तो इन दोनों में इसका अधिक है, तो क्या होता है, इसमें बेंजीन को हटा दिया जाता है। बेंजीन से जो CH3 समूह होता है, CH3 समूह जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, और प्रतिस्थापित होने के बाद अवशोषण बैंड जो होता है वो वर्णोत्कर्षी विस्थापन उसमें हो जाता है। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से होता है। ठीक, यदि इसको लास्ट में रिपीट करूंगा फिर आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो ये वर्णोत्कर्षी हो गया और
वर्णोत्कर्षी विस्थापन हो गया और वर्णापकर्षी विस्थापन लाल विस्थापन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो समूह बेंजीन से ये अलग हो जाता है तो इस समूह का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, CH3 समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे अवशोषण बैंड होता है प्राप्त होता है। ये जो अवशोषण बैंड जो होता है वो वर्णापकर्षी विस्थापन की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इसके विस्थापन की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, वर्णापकर्षी विस्थापन कहा जाता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी विस्थापित हो रहा है बड़ी तरंग दैर्ध्य की ओर, यहाँ पे विस्थापित हो रहा है छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर। तो इस विस्थापन की क्रिया को ही कहा जाता है वर्णापकर्षी और वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन। और उसी प्रकार से पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले वो समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब किसी श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश से तात्पर्य है सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को यानी कि श्वेत प्रकाश, समझ रहे हो। तो ये श्वेत प्रकाश, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में प्रवाहित की जाती है, ये प्रिज्म है, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में प्रवाहित की जाती है तो 1 2 3 4 5 6 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम से तात्पर्य है वो जो रंग किसी पर्दे पर प्राप्त होता है, डिवाइडेड, ठीक है, टूटा हुआ दिखाई देता है कि ये क्षेत्र इस रंग का है, इस क्षेत्र इस रंग का है, ये रंग इस क्षेत्र, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में रंगों का होना, किसी स्पेक्ट्रम में किसी पर्दे में प्राप्त होना, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, ये प्रिज्म कांच का होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार बना होता है, और जब श्वेत प्रकाश वो इसमें प्रवाहित की जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में प्रवाहित करने के पहले सोडियम ज्वाला में प्रवाहित करने पर सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखो क्या बोला गया है कि श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में प्रवाहित करते हैं तो 7 रंग का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन इसको प्रिज्म में प्रवाहित करने के पूर्व इस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में प्रवाहित करने के पूर्व किसी सोडियम ज्वाला में प्रवाहित की जाती है, सोडियम ज्वाला में प्रवाहित की जाती है तो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। देखो सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है कि दो पीली तरंगे, पीले रंग की तरंगे जो होती है उसका जो क्षेत्र का उसके तरंग का जो क्षेत्र होता है वो निश्चित लगभग 58-90 एंगस्ट्रॉम से 58-96 एंगस्ट्रॉम। तो 2 तरंग है पीले कलर का, ठीक है, तो 2 तरंग है पीले रंग का। तो ये जो पीले रंग का 2 तरंग रेखाएं होती है, इस तरंग रेखाओं को सोडियम ज्वाला जो होती है वो अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के पश्चात इस पीले रंग के स्थान पर काले रंग देता है।
काले रंग, ठीक है, उस पीले रंग के स्थान पर काले रंग देता है। अर्थात ये होता है कि श्वेत प्रकाश की जो दो पीले रंग होती है, उस दो पीले रंगों को सोडियम ज्वाला जो होती है वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और अवशोषित करने के बाद काला रंग दे देता है, दो काला रंग दे देता है। तो इस प्रकार से किसी स्पेक्ट्रम में, इस प्रकार से किसी स्पेक्ट्रम में इस प्रकार से सोडियम ज्वाला द्वारा अवशोषित प्रकाश को ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार से किसी स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगों को, इस प्रकार से किसी स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगों को, देखो ये दो तरंग को तो अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद अवशोषित करने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, अवशोषित करने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम।